हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे ज्योग्राफी के नोट्स पर, जो कि आपको मंडे तक उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी और हिस्ट्री के नोट्स उपलब्ध हैं और पॉलिटी के नोट्स आपको मंडे तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप हमारे नोट्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स परचेज करना ना भूलें। हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है सार्क। तो सार्क का पूर्ण नाम क्या है? दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें एशियन और ऐड कर लीजिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है और इसका जो उद्देश्य है वो है इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद के कारण प्रभावी नहीं है। जो सार्क संगठन है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद होने के कारण अभी वर्तमान में ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन इसकी भूमिका है। अब है क्वाड ग्रुप। इसका पूर्ण नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसके जो सदस्य हैं वह हैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके जो 4 सदस्य हैं, यह इन 4 देशों के मध्य बहुपक्षीय समूह है। ये जो क्वाड ग्रुप है यह जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया के मध्य बहुपक्षीय समूह है। अब हमारा अगला 3 मार्कर जो है वो है एडीबी, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966 में हुई थी। 19 दिसंबर 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। इसके जो सदस्य संख्या है वो 68 है और इसका जो प्रमुख कार्य है वह है एशिया व प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक विकास करना। और वर्तमान के जो भी अध्यक्ष हों तो आप यहाँ उसको ऐड कर लेंगे। अपडेटेड जो भी अध्यक्ष होंगे आप वहाँ ऐड कर लीजिए। एडीबी का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं आप कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है गांधी जी की ओशनिक सर्किल अवधारणा क्या है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित विकेंद्रीकरण संबंधी अवधारणा। जो गांधी जी की ओशनिक सर्कल अवधारणा है वो विकेंद्रीकरण से संबंधित अवधारणा है। इसके अंतर्गत सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। वास्तविक स्वशासन स्वराज की प्राप्ति में यह सहायक होता है और ग्राम पंचायत के गठन पर इसमें बल दिया जाता है। तो जो गांधी जी की ओशनिक सर्कल अवधारणा है वो विकेंद्रीकरण संबंधी अवधारणा है और इनका मानना है कि जो सत्ता का प्रवाह है वह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए और वास्तविक स्वशासन व स्वराज की प्राप्ति में यह आवश्यक होता है और ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत के गठन पर इसमें बल दिया जाता है। अब चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर। तो हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है 74वां संविधान संशोधन। तो 1992 में यह संशोधन हुआ था। 1992 में यह संशोधन किया गया था। यह नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 18 विषय इसमें प्रदत्त हैं। भाग 9 का अनुच्छेद 243 या से छा तक यह 12वीं अनुसूची में वर्णित है। यह 1992 में यह संशोधन हुआ था। नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 18 विषय प्रदत्त हैं। भाग 9 का और अनुच्छेद 243 या से छा तक यह अनुच्छेद 12वीं अनुसूची में वर्णित है। अब जो हमारा अगला 3 मार्कर है वह है जिला योजना समिति। तो इसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं? तो अनुच्छेद 243 ZD में इसके लिए संवैधानिक प्रावधान है। सदस्य संख्या 15 से 25 हो सकती है। अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कोई भी मंत्री स्तर का मंत्री इसमें हो सकता है अध्यक्ष। कार्य क्या होते हैं इसके?
तो जिले में रोजगार के लिए योजना बनाना, प्राकृतिक व मानवीय संसाधन जुटाना। तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड डी अनुच्छेद में दिया गया है। सदस्य संख्या 15 से 25 हो सकती है। अध्यक्ष राज्य सरकार का मंत्री और कार्य हैं जिले में रोजगार के लिए योजना बनाना और प्राकृतिक व मानवीय संसाधन जुटाना। तो इसके ये प्रमुख कार्य हैं। दोस्तों, आप मेंस परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो मात्र 3,000 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 50 FLTs कराए जाएंगे और प्लस 20 की मॉडल आंसर की प्रदान की जाएगी तथा आपकी जो कॉपियां भेजी जाएंगी तो आपकी 50 कॉपियों का मूल्यांकन सिलेक्टेड लोगों के द्वारा किया जाएगा। आपको फीडबैक दिया जाएगा और आपको मॉडल आंसर की प्रदान की जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने आंसर को मॉडल कैसे बना सकते हैं इसके बारे में विचार कर सकते हैं और आप यह भी जान सकते हैं कि जो टॉपर होते हैं या सिलेक्टेड लोग होते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं कि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। और दोस्तों, हमारी एक प्री की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए। इसमें 1,000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप अगर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करना ना भूलें। आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए तथा नोट्स को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 6 मार्कर पर, जो कि है न्यायालय की अवमानना। तो न्यायालय की अवमानना का वर्णन अनुच्छेद 129 में किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट के लिए किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना हेतु दंड की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना हेतु दंड की शक्ति और 215 में उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 215 में किया गया है। अब इसके अंतर्गत 2 प्रकार की अवमानना की जाती है न्यायालय से संबंधित। तो एक होती है सिविल, यहाँ सिविल कर लीजिए आप लोग। एक होती है सिविल अवमानना, न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश को भंग करने के संबंध में होती है। यह न्यायालय के निर्णय, डिक्री और आदेश को भंग करने के संबंध में जो होती है वह होती है सिविल अवमानना। और आपराधिक अवमानना जो होती है वह होती है न्यायिक कार्यों में बाधा तथा न्यायालय की छवि धूमिल करने के लिए। न्यायालय के कार्यों में बाधा तथा न्यायालय की छवि धूमिल करने के लिए जो अवमानना की जाती है वह होती है आपराधिक अवमानना। तो इस प्रकार से न्यायालय की अवमानना 3 नंबर में आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं IMF के उद्देश्य तथा लक्ष्यों को लिखें। तो IMF एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 के तहत। इसके सदस्य हैं 189। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन है जो अपने सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन में असमानता को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। दोस्तों, जो IMF होता है वो अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इन दोनों में यह एक बेसिक डिफरेंस होता है। इसके पश्चात है उद्देश्य क्या क्या है IMF के। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार से ये IMF के उद्देश्य हैं और ये IMF के कार्य भी दिए गए हैं यहाँ हमारे नोट्स में कि निगरानी व सलाह, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, इस प्रकार से। तो IMF के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, न्यायालय की अवमानना है, जिला योजना समिति है, ये गांधी जी का ओसेनिक सर्किल है। तो इस प्रकार से हमारे ज्योग्राफी के नोट्स सभी
सिलेबस के सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए तैयार किए गए हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर ही, और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहेंगी। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको हमारे ग्रुप में मिलता रहेगा। निःशुल्क मेंस से संबंधित, निःशुल्क प्री से संबंधित भी अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। और दोस्तों, आप हमारे नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, तो वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर वहाँ इनपुट करें। उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।